हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हमने बैंकर्स कस्टमर रिलेशनशिप चैप्टर 12 जो है मॉड्यूल बी का जेआईबी का पहला पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जिसका पार्ट 1 हमने देखा। उसमें हमने इसके ऑब्जेक्टिव केवाईसी तक हमने देखा था। उसके बाद जो आता है लीज फाइनेंसिंग क्योंकि वो वीडियो 1 आवर का हो गया था, इसके लिए मैंने ये डिसकंटिन्यू किया। और नाउ वी आर गोइंग टू सी कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। तो सबसे ये नेम सजेस्ट करता है वी कैन से कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ लेजर पार्टी हु ओन द असेट एंड द लीजी पार्टी हु मेक पीरियोडिक पेमेंट इन रिटर्न। कि एक रेंट देता है और दूसरा रेंट पे उसको लेता है किसी भी असेट को। जैसे नॉर्मल रेंट हम जानते हैं कि कभी भी कोई रेंट पे रहता है तो उसको पे करना होता है इन रिटर्न में। जो भी घर में आप रहते हैं तो उस पर आपको पेमेंट करना होता है। तो फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट कंसीडर ऐसे होता है कि कंसीडर टू कवर द फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। जैसे कि ऑपरेशनल लीजिंग जहाँ पे लीज पीरियड शॉर्टर होता है। सो वी कैन सी कि दिस मीन्स लीजिंग आउट द कैपिटल परचेज ऑफ असेट के कैपिटल परचेज को लीज़ करना और उसके अगेंस्ट में जो है मंथली रेंट पेमेंट आपको मिल जाता है। हेयर द फाइनेंस इज अरेंज बाय द इंस्टीट्यूशन विच डज नॉट इंजॉय द यूज ऑफ अस। जो भी उस असेट का यूज नहीं कर रहा है वो अरेंज करके और ऐसे फाइनेंस करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग का एडवांटेज क्या होता है? यूज ऑफ असेट विदाउट इंकरिंग द कैपिटल कॉस्ट, द सेविंग ऑन कॉस्ट बेनिफिट ऑफ द कैपिटल यूज। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी फ्रेश असेट को ख़रीदने अगर आप जा रहे हैं तो आपका अमाउंट जो है वो ज़्यादा लग जाएगा, कैपिटल ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे जो है एक कम अमाउंट में आप कोई भी यूज़ द असेट विदाउट इनकरिंग द कैपिटल कॉस्ट से कम में आप एक रेंट पे करके उसका यूज़ कर पा रहे हैं। एज लीज रेंटल आर परमिटेड एज अ परमिटेड बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस से जो है उसका रेंट पे कर देते हैं। सिंस देयर इज़ नो कैपिटल कॉस्ट दिस डज नॉट इम्पैक्ट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्योंकि कैपिटल कॉस्ट नहीं है तो इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लीज इज़ इंटैक्ट इफ़ दिस अप्रोचेज इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटी। तो ये भी एक इसका जो एडवांटेज हो जाता है। डिसएडवांटेज में क्या हो जाता है कि लीज है तो ओनरशिप नहीं रहेगा। फिर ये सिर्फ एक गो थ्रू कर लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें जानने वाला नहीं है। सिर्फ अगर आएगा तो यही पूछा जाएगा कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, तो सिर्फ ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लास्टिक मनी आप सब जानते हैं कि ये पेमेंट फॉर परचेज कैन बी मेड इन कैश, चेक और कार्ड। In respect of cash, there is a limitation that bigger payment cannot be made in cash on account of need to carry bulk. Check are not often accepted as a credit standing for a person issuing a check is not apparent. This circumstances plastic money in the form of credit card and other card has become a preferred mode of payment. अभी देखिए, बैंक अगर हॉलीडे रहा तो उस दिन आप पैसे कैसे विड्रॉ करेंगे? तो उस केस में आपके पास जो कार्ड होता है वही आपके काम आता है। चाहे वो चेक या चाहे विड्रॉल स्लिप या कैश, ये सारी चीज़ें आप नहीं निकाल सकते हैं। तो प्लास्टिक मनी का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो प्लास्टिक मनी में क्या क्या कंसीडर होता है उसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है चार्ज कार्ड क्या कहलाता है। चार्ज कार्ड्स के केस में जो होता है, इन दिस ट्रांजेक्शन बाय द कार्ड होल्डर आर एक्यूमुलेट होता है उसका ट्रांजेक्शन जनरली 1 मंथ के लिए और फिर उसको जो है अमाउंट पे करना होता है। सो कस्टमर का अकाउंट इसके केस में डेबिट किया जाता है। कार्ड होल्डर इज़ गिवन टाइम ऑफ 25 से 50 दिन का टाइम उसको दिया जाता है कि अपने अकाउंट को क्रेडिट करे, ताकि अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो अगर बैलेंस है तो डेबिट कर लिया जाता है, इनसफिशिएंट है तो 25 to 50 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आप अकाउंट में पैसे डालिए ताकि आपका ये जो है जो अमाउंट है वो चार्ज के साथ कट किया जाए। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड, मोस्ट पॉपुलर। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जो भी कस्टमर है, क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे नहीं लगता आप लोग को बताने की ज़रूरत पड़ेगी, बट चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड रहता है जिसमें कि कस्टमर को एक स्पेसिफिक क्रेडिट सेट करके बैंक प्रोवाइड करती है, जिसमें वो अपना ख़रीदारी कर सकता है और एक निर्धारित डेट पे उसको पेमेंट करना होता है। अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको चार्ज किया जाता है और फिर उसको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट को है पे करना होता है। वो अगर बड़ा अमाउंट है तो ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकता है। तो इसमें यहाँ पे है कि डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड चार्ज कार्ड। क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं।
डिफरेंस यही है कि चार्ज कार्ड जो होता है वो हाईली रेटेड लोगों को देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है। फिर चार्ज कार्ड जो है रिक्वायर अ क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल बोल सकते हैं कि ये हाईली क्वालिटी बोरोवर को ही दिया जाता है, जिसका क्रेडिट एक्सीलेंस हो, गुड क्रेडिट हो, उनको दिया जाता है। तो इट वी कैन से कि दिस कार्ड में अलाउ अनलिमिटेड स्पेंडिंग, हाउएवर द मस्ट बी पेड इन फुल ईच मंथ। सारे हर महीने जो है इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड तो आप सब जानते हैं कि इसका पेमेंट जो है डिपेंड अपॉन कि एक बिल जनरेट होता है, जो भी कस्टमर ने अपना यूज़ किया, क्रेडिट लिया, उस पर एक बिल जनरेट होता है, उसके बेसिस पे इसका पेमेंट किया जाता है। कस्टमर को करना पड़ता है, एक बिल आता है, तो अगर उसने डिले किया तो उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट रेट पे करके और उसका चार्जेस जो है पेमेंट करना होता है विद द अमाउंट। नाउ वी कैन सी कि डेबिट कार्ड के केस में आप सब जानते हैं कि अकाउंट में पैसा है, उसको एटीएम कार्ड जो है इशूएंस होता है, डेबिट कार्ड इशू होता है और सफिशिएंट बैलेंस होता है तो ही वो विड्रॉ कर सकता है या स्वाइप कर सकता है। फिर एटीएम कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, एटीएम कार्ड के एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में बताया गया है। फिर दिस इज़ ऑल अबाउट द कि दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एटीएम कार्ड, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ बैंक। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ बैंक क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, नॉन फंड, बिजनेस एंड रेमिटेंस, ऑल द अबव। तो क्या है इसमें से? प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, हमें मालूम है, तो इसका जो है, और नॉन फंड बिजनेस भी करता है ये भी इसके फंक्शन में आता है। सो वी कैन मान कि सब इसका प्रिंसिपल फंक्शन है, सब काम ये करता है। सेकेंड है इन डिपॉजिट अकाउंट द मेन रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज। बैंक और कस्टमर का रिलेशन डिपॉजिट के केस में क्या होता है? बैंक डेटर होता है और कस्टमर क्रेडिटर होता है, क्योंकि कस्टमर ने अपने पैसा बैंक को दिया तो बैंक कर्जदार हो गया, डेटर हो गया। थर्ड है व्हेन अ बैंक लेंड मनी टू द कॉरपोरेट पर्सन द रिलेशनशिप इज़ क्रेडिटर और डेटर। जब भी क्रेडिट करता है, बैंक पैसा देता है तो बैंक क्रेडिटर हो जाता है। फिर बेलर और बेली रिलेशनशिप कहाँ पे अप्लीकेबल होता है? कीपिंग आर्टिकल इन सेफ कस्टडी टू द बैंक। बैंक में अगर आर्टिकल सेफ कस्टडी में दिया है तो कस्टमर इज़ बेलर एंड बैंक इज़ बेली हो जाता है। फिर उसके बाद व्हाट रिलेशनशिप क्रिएटेड व्हेन बैंक कलेक्ट अ चेक इन क्लियरिंग। अगर क्लियरिंग में चेक कलेक्ट करता है तो उस केस में क्या हो जाता है? कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर। नेक्स्ट वी कैन सी व्हेन एनी एफडीआर इज लॉस्ट बाय द कस्टमर ऑफ अ बैंक व्हाट डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंतर्गत जो हमने देखा कि डिमांड ड्राफ्ट का एग्जांपल देखा, उसमें जो है एफडी रिसीट भी गुम होता है तो उस केस में डुप्लीकेट चाहिए तो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देना होता है। नेक्स्ट इज अ क्रेडिट वाउचर ऑफ 44,444 फेवरिंग तरुण वाज रॉन्गली पोस्टेड टू वरुण। तरुण के अकाउंट में जाने वाला था, वरुण के अकाउंट में चला गया, तो वरुण का और बैंक के बीच में क्या रिलेशन हो गया? तो बैंक ने ज़्यादा पैसे जो है लेंड कर दिए, वरुण के अकाउंट में डाल दिया, तो मतलब क्रेडिटर और डेटर का हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नन्ने हैज़ अ बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड 20 लाख इन इट। Subsequently, he was arrested on charge of fraud. The police informed the bank not to allow withdrawal from his account. 2 days later, bank received a check of 15,000 favoring Nanne's creditor. What should the bank do? तो बैंक क्या करेगी? चेक को ऑनर करेगी। इसमें जो है ये समझने वाली बात है कि अगर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो चेक ऑनर होगा। एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो भी चेक या जो भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको ऑनर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पुलिस इन्फॉर्म द बैंक नॉट टू अलाउ विड्रॉवल तो इसके केस में कुछ रिटन एप्लीकेशन या कुछ ऑर्डर या गार्निश ऑर्डर या समथिंग ऐसा कुछ एप्लीकेबल होगा तो ही ये विड्रॉल अलाउ नहीं होगा। अदरवाइज अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो चेक ऑनर हो जाएगा। उसके बाद आता है 9th नंबर क्वेश्चन। अकाउंट होल्डर एक्स ड्रॉ अ चेक फॉर ₹5,000 फेवरिंग राजेश, a minor is 13 year or bearer. Rajesh present the check on counter duly signed on the back. What should the banker do with the check of minor? तो पे टू राजेश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक, वो तो माइनर हो या कुछ भी हो, उसने अगर चेक लेके आया तो उसको पेमेंट तो मिल जाएगी,
क्योंकि उसने 5,000 का चेक जो है राजेश के नाम से, माइनर है उसके नाम से दिया है, तो पेमेंट उसको मिलेगी, उसके लिए कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेक ड्रॉन फॉर राजकुमार और ऑर्डर इज स्टोलन, द thief मेड endorsement एज राजकुमार ऑन द चेक इन हिज फेवर, द चेक इज प्रेजेंटेड इन क्लियरिंग एंड पेड बाई बैंक, ट्रू ओनर लेटर ऑन सेंट लीगल नोटिस टू बैंक, व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे बैंक की लाइबिलिटी क्या बनेगी इस केस में जो है, इस ये फिर फ्रॉजरी का केस हो गया, तो द पेइंग बैंक विल गेट प्रोटेक्शन अंडर NI एक्ट। NI एक्ट में बहुत सारी छूट जो है बैंकर को दिया हुआ है, जिसके थ्रू जो है वो प्रोटेक्शन इसको मिल जाएगा अगर, लेकिन वहाँ पे ये भी मेंशन होता है कि अगर उसने गुड फेथ में किया है, प्रॉपरली चेक करके दिया है, लाइक UV लैंप में चेक किया है क्या, वहाँ पे भी उसको अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ पे तो यहाँ पे नाम ही दिया हुआ है उसके नाम से, तो ये पेमेंट तो हो ही जाएगा। द पेइंग बैंक विल गेट प्रोटेक्शन, भी NI एक्ट में उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसी के नाम से इंडोर्समेंट हुआ है तो उसको पेमेंट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर क्लोज ऑफ बिजनेस आवर बाई 1:30 आवर द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ अवेल पेमेंट at 4:15 PM after close of 1:45 hour, income tax attachment order is received by the bank, what should be the liability of the paying bank। तो payment is not in due course since paid after reasonable hour 1:30। अभी 1:30 में ब्रांच बंद हो जाता है और 1:45 को पेमेंट कर दिया, तो बिजनेस आवर में नहीं किया तो पेमेंट इज़ नॉट इन ड्यू कोर्स, वो ड्यू कोर्स में नहीं माना जाएगा उस पेमेंट को। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रितेश इशू अ चेक एट 3:30 PM 1 hour आफ्टर क्लोज ऑफ बिजनेस आवर ऑफ द बैंक टू शुभा। शुभा अप्रोच टू द बैंक एंड ऑन रिक्वेस्ट पेड द मनी 4 PM as late payment. Ritesh arrived to the bank and stopped payment of check issued to Shubha 4:30 PM on the same day. Who is liable for the loss? Payment after business hour is not a payment in due course, hence bank is liable. Section 10 of NI Act. तो बिजनेस आवर के बाद जो भी पेमेंट किया जाएगा तो वो ड्यू कोर्स में नहीं है, इसलिए बैंक उसकी लाइबिलिटी, बैंक लाइबल हो जाएगी इस केस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव प्रोटेक्शन फॉर कलेक्शन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव प्रोटेक्शन फॉर कलेक्शन ऑफ चेक, ये चेक कलेक्शन का जो है प्रोटेक्शन देता है, गिव्स प्रोटेक्शन फॉर कलेक्शन ऑफ चेक का 131। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी। फिर राजकुमार वांट अ डिमांड ड्राफ्ट स्ट्राइकिंग द वर्ड ऑर्डर एंड राइटिंग द वर्ड वियरर, कैन बैंक हेल्प हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा अटेस्टेशन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पेई ऑन अ सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर बाई बैंक विदाउट स्ट्राइकिंग आउट द वर्ड ऑर्डर ऑन ड्राफ्ट। अब इसके केस में देखिए, ड्राफ्ट के केस में जो है जिस पेई के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाया जा रहा है तो वो ऑर्डर तो स्ट्राइक नहीं किए करेगा, लेकिन एक सेपरेट स्लिप में जो है वो अटेस्टेशन करवा लेगा सिग्नेचर करके और उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अ ड्राफ्ट परचेज इज़ रिपोर्टेड लॉस्ट एंड द परचेजर वांट टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द ड्राफ्ट, कैन द बैंक डू इट? बैंक कैन नॉट स्टॉप पेमेंट सिन इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट। तो एक ड्राफ्ट है परचेज, एक ड्राफ्ट परचेज रिपोर्टेड लॉस्ट, अगर लॉस्ट हो गया तो बैंक उसको स्टॉप पेमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि ड्राफ्ट के केस में ऐसा संभव नहीं है। चेक के केस में हो जाता है, लॉस्ट हो गया तो स्टॉप पेमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC क्या है? टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन ऑफ सस्पिशियस नेचर, टू इंश्योर दैट ही शी वुड नॉट डिसीव द बैंक इफ़ लोन गिवन इट नॉट बी NPA। ये सब चीज़ें तो बाद की बात है, डिसबर्समेंट हो जाता है उसके बाद देखते हैं, लेकिन KYC का मेन फंक्शन ये दोनों हो जाता है, ओनली A and B। सोर्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑन विजिट टू बिजनेस प्रीमाइसेस, ऑन इंटरव्यू विथ बोरोअर एंड फ्रॉम डॉक्यूमेंट सबटाइटल, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोन प्रपोजल, ये सबसे जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच कैन बी विड्रॉल ऑन डिमांड, सेविंग और करेंट अकाउंट का जो पैसा है डिमांड पे आपको मिल जाता है तो डिमांड डिपॉजिट के केस में आता है। करेंट अकाउंट डिपॉजिट आर नॉट इंटाइटल टू, इंटरेस्ट नहीं देते क्रेडिट बैंक में, सिर्फ सेविंग में ही इंटरेस्ट मिलता है, क्रेडिट में नहीं मिलता है। क्रेडिट अकाउंट रहा अगर कस्टमर का मेंटेन तो उसमें नहीं मिलता है। फिर इन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन 10 टू लास्ट डे ऑफ द मंथ। अभी के केस में तो क्या डेली बेसिस पे उसका देखा जाता है कि अमाउंट कितना है, उस बेसिस पे इंटरेस्ट पेड होता है, डेली बेसिस अभी है। डेली बेसिस पे
और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करता है, उसी पे जो है उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। फिर मर्चेंट बैंकर क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। मर्चेंट बैंकर एक्टिविटी क्या है? इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस करता है, शेयर वगैरह को ये डील करता है बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से, तो मर्चेंट बैंकिंग में जो है। देन वी कैन सी एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग का एडवांटेज क्या है? ऑल्टरनेट यूज ऑफ फंड, ऑल्टरनेट यूज ऑफ फंड मिल जाता है। अरेंजमेंट फॉर फास्टर एंड चीपर क्रेडिट, कम पैसे में मिल जाता है क्योंकि ख़रीदना तो नहीं है, रेंट पे लेना है। इंक्रीज कैपेसिटी टू बोरो, कैपेसिटी बोरो हो जाता है कि कम पैसे में आपको ऑलरेडी मिल गया तो और भी आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन टैक्स सेल पे ट्रेडिंग होता है, तो ये सारा हो जाता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग को एक बार आप खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। डिसएडवांटेज ऑफ लीजिंग, लीजिंग का डिसएडवांटेज क्या है? डेप्रीवेशन ऑफ असेट ओनरशिप, ओनरशिप नहीं मिलता, ये डिसएडवांटेज है। डेप्रीवेशन ऑफ असेट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का केस हो जाता है तो उसमें भी ये डेप्रीवेशन हो जाता है। फिर अटैचमेंट ऑन ओनर गोइंग इंसॉल्वेंट, ओनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो फिर उसका अटैचमेंट ऑन ओनर गोइंग इंसॉल्वेंट, तो ये सारे तीनों हो जाएंगे डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर, ओवर स्पेंडिंग डेट ट्रैप, जब भी क्रेडिट कार्ड लेंगे तो क्योंकि उसमें लिमिट नहीं है, आराम से आप उसको, मतलब लिमिट तो सेट बाई रहता है, लिमिट सेट करके ही बैंक प्रोवाइड करती है, बट आपके खाते में पैसा नहीं भी है तो भी आप कुछ खरीद सकते हैं, तो ओवर स्पेंड हो ही जाता है इस केस में। फ्रॉड ड्यू टू लॉस ऑफ थेफ्ट ऑफ कार्ड, आजकल तो वाईफाई आ गया है, आप कार्ड ऐसे ऊपर से दिखाइए मशीन में, आपका पेमेंट हो जाता है, पिन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर खो गया तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। फ्रॉड सिग्नेचर, फ्रॉड चार्ज स्लिप, तो ये सब क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के बीच में क्या होता है कि डेबिट कार्ड में पैसा अकाउंट में होगा तो ही, और क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट पे आप ऐसे ही आप कर सकते हैं। योर अकाउंट गेट डेबिटेड इमीडिएटली ऑन यूजिंग द डेबिट कार्ड, जैसे ही आप डेबिट कार्ड यूज़ किए तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्रेडिट रिस्क टू द बैंक इज़ हाई फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड होल्डर, ओबियसली क्रेडिट कार्ड होल्डर से क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा रहेगा। डेबिट कार्ड होल्डर से क्या रिस्क रहेगा? उसके अकाउंट में पैसा है तो पेमेंट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड में तो पैसा पे कर दिए, यूटिलाइज़ कर लिया और पेमेंट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उसके बाद जो है ये क्रेडिट रिस्क ज़्यादा हाई होता है। द लास्ट वन इज़ के द बैंक विच पेज द मर्चेंट फॉर द ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड एक्वायरिंग बैंक। So this is all about the question paper. Now in the next video we are going to see bankers स्पेशल रिलेशनशिप देखेंगे। इसमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप देखा हमने, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंकर्स के स्पेशल रिलेशनशिप क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।